दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पर्टिनेंट आईएएस पर। आज की जो क्लास है उस पर हम सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि ये जो क्लास है हमारी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम सबको मालूम है कि यूपीएससी सीएससी 2025 अभी आपका प्रीलिम्स होने वाला है। साथ ही साथ अन्य एग्जाम भी यहाँ पर लगे हुए हैं। स्टेट पीसीएस की अगर बात करें तो आरओ या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम हैं। इन सारे एग्जाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है कि आपका करंट अफेयर कैसा है। अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से कर लिया है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपके जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें काफ़ी सारी आपको हेल्प मिलती है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये होता है कि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये होता है कि जो करंट अफेयर है वो हमें कितना कवर करना है, ठीक है? तो थोड़ी सी हम आपसे इसी तरह की बातें डिस्कस भी करने वाले हैं, साथ ही साथ आपको बताने वाले हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं या आप इस चैनल से अपनी तैयारी को अच्छे से चालू रख सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपको जो भी हम यहाँ पर क्लासेस लेंगे, यानी कहने का मतलब है जो भी हम आपकी यूट्यूब क्लासेस देंगे उनमें जो भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे क्लास के साथ में, तो ये पीडीएफ आपको फ्री में किसी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लगातार आपको जितना अच्छा कंटेंट हो पाएगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये सारे एग्जाम से रिलेटेड है, एक जनरल इन्फॉर्मेशन वाली बात होती है। आगे बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो करंट अफेयर की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 1.5 साल की करंट अफेयर की बात की है। नियर अबाउट 1.5 ईयर, है ना? इसको आप ऐसे कह सकते हैं, लगभग दिसंबर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का, ठीक है? इतना करंट अफेयर हम आपके साथ यहाँ पर रखने वाले हैं। इस करंट अफेयर में हम सेक्टर वाइज बात करेंगे। जैसे कि हम पहले इकोनॉमी सेक्शन की बात करेंगे कि लगभग जो 1.5 साल में इकोनॉमी में जो भी डिस्कस हुआ है उस पर हम आपके साथ एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि 1.5 साल में जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं, जो भी करंट अफेयर या करंट से रिलेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर हम आपसे बात करेंगे। साथ ही साथ ऐसे ही हम पॉलिटी की बात करेंगे। आगे चलकर हम बात करने वाले होंगे आर्ट कल्चर में, हम बात करने वाले होंगे साइंस टेक में। तो जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक होंगे उनको मैं से आपके साथ कवर करेंगे। साथ ही साथ हम आपको शॉर्ट नोट्स जो मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से समझिएगा। एक तो जो हम एमसीक्यू और उस पे जो भी आपको डेटा इम्पोर्टेंट होगा यानी जो सॉल्यूशन में होगा वो तो आपको मिलने वाला ही है। साथ ही साथ हम इस बात के लिए भी काम कर रहे हैं कि 1.5 साल का मॉड्यूल वाइज, जैसे आप पीसी 365 पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इसमें आपका पूरा लगभग 1.5 साल का नहीं कवर होता है। उससे भी कंसाइज फॉर्म में यानी उससे भी शॉर्ट फॉर्म में हम आपको नोट्स अवेलेबल कराएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा। ये पहले वीडियो में इसलिए इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है कि जब आप वीडियो देखने लगोगे तो मुझे हर बार बताना नहीं पड़ेगा, बट हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ना हो कि कंफ्यूजन में रहे, तो हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देंगे। तो ये सारा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री है, ठीक है? तो वीडियो के लिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि चैनल हमारा नया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको ठीक लग रहा है। ये खैर बातें आप खुद ही देख कर लो कि टाइम की इस पर क्या डिस्कस करना, आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, यही बात हमने बताया आपको। लगभग 1.5 सालों में लगभग 1.5 सालों का जो करंट अफेयर है वो हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो ये आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है? इसमें सबसे पहले हम आपको एमसीक्यू फॉर्म में रखेंगे। इसके बाद हम आपको शॉर्ट नोट्स देंगे जिससे आप रिवीजन जो होता है ना वो आप टाइम भी कर सकें। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि आपको फैक्ट्स और सही इन्फॉर्मेशन, मतलब जो करंट में डेवलपमेंट हुए हैं उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं और जो प्रीलिम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ इसको भी हमें देखना पड़ता है कि क्या हम जो फैक्ट्स पढ़ रहे हैं उनको प्रॉपर रिवाइज भी कर रहे हैं। अदरवाइज कई बार वो एक बार या दो बार पढ़ने के बाद भी आपको एग्जाम में बहुत सही से आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको उन चीज़ों को प्रॉपर याद भी रखना पड़ता है। चलिए ये सारी बातें होती रहेंगी। हम मूव करते अपने सेक्शन पे। इकोनॉमी सेक्शन का आज हमारा पहला लेक्चर होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हर क्वेश्चन को देने के बाद में आपको लगभग 30 सेकंड का टाइम यहाँ पर रहेगा, 30 सेकंड से 40 सेकंड के बीच में, कि आप क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं। कई बार टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लगता है, बट ज़्यादा लंबा भी हम वीडियो रख नहीं सकते क्योंकि इससे आपका समय खराब होगा ना। तो आप 30 से 40 सेकंड में ट्राई करिएगा कि आप आंसर प्रोवाइड कर दें, जिससे कि ये आप चेक कर ले कि आपको क्या इसका आंसर मालूम है, ताकि हम जब आपको इसका आंसर डिस्कस करें तो आप प्रॉपर तरीके से करेक्ट कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सर्विसेज PPAYC बेस्ट फिंगर डिटेक्शन, डेमो ऑथेंटिकेशन, टोकनाइजेशन,
आधार सीडिंग स्टेटस, हाउ मेनी ऑफ above सर्विस आर ऑफर्ड बाय आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यानी कहने का मतलब है इन सेवाओं में, है ना, निम्नलिखित सेवाओं में ई केवाईसी सर्वश्रेष्ठ, फिंगर डिटेक्शन, डेमो प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण, आधार सीडिंग स्थिति, कितनी सेवाएं आधार सक्षम भुगतान प्रणाली द्वारा प्रदान की जाती हैं। ठीक है, मैं आपको बाद में जब आप बता लोगे इसका आंसर तो मैं आपको बताऊंगा देखिए इसको रखने का कारण क्या है। ये करंट अफेयर में साथ में था, थोड़ी सी डिटेल डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपके सामने ऑप्शन क्या है, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर, ऑल फाइव। तो आप जरा 30 से 40 सेकंड में देखकर बताइए कि आप इनमें से कितने ऑप्शन को मानते हैं कि जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस है वो सर्विसेज जो है इस सर्विस के अंतर्गत इनमें से कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। चलिए अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, मैं ठीक 40 सेकंड में आगे चल के मैं टाइमर इसमें लगा दूंगा, अभी स्टार्टिंग फेज में है तो मैं टाइमर अभी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बट हम आपके साथ यहाँ पर टाइमर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए और यहाँ पर आपका टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए टाइम स्टार्ट, मैं 40 सेकंड तक वेट कर रहा हूँ। चलिए अब आपके 40 सेकंड पूरे होते हैं। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली जो है इसमें कौन कौन सी सेवाएं हैं, तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहले हम जरा ऑप्शन को देखें क्या आपको पता भी है, फिर थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे क्योंकि जो यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट नहीं होते, जैसे आप उनके नेचर पे देखिएगा उसमें क्लियरिटी ज़्यादा आपको दिखाई पड़ती है, मतलब वो चीज़ें जो आप जनरली न्यूज़ पेपर में पढ़ रहे होते हो बट आप सिर्फ पढ़ रहे होते हैं ना, उनके पीछे का जो बातें हैं या उनके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हो तो वही कंफ्यूजन आपको गलत करता है। इनमें से सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने कभी ना कभी पिछले 1 सालों में बहुत बार पढ़े होंगे। ठीक है, अब तक तो पता है कि ऑनलाइन पेमेंट या भारत में जो भुगतान प्रणाली है उसमें ऑनलाइन सेवाओं की बहुत ज़्यादा एक तरह से डिमांड है यूपीआई के आने के बाद। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है तो आप यूज़ भी करते हो, बट जो आप प्रयोग कर रहे हो उन्हीं टर्मिनोलॉजी को क्या आपने सही से समझा है। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस में सबसे पहले ई केवाईसी, आप सबको पता है कि पेमेंट सर्विस के लिए केवाईसी की जरूरत पड़ती है, आपका आधार कार्ड, आपका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ों की जरूरत होती है, तो पहला पार्ट तो सही है भैया तो साथ में ही होगा। बेस्ट फिंगर डिटेक्शन जो यूज है कि नहीं है, देखो बेस्ट फिंगर डिटेक्शन क्या होता है, आप सबको पता है कि आधार से जुड़ी हुई सेवाओं के लिए कई बार जैसे आपकी आधार पे आपका डेटा स्टोर होता है, फिंगर से आपके वहाँ पर डेटा स्टोर होता है, रेटिना से आपका डेटा वहाँ पर कह सकते हो डेटा स्टोर किया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि वायरस डेटाबेस, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग वापस गए, आपका मान लो फिंगर से आपने एक बार वहाँ पर अपना डेटा स्टोर किया बट किसी कारण से आपके जो फिंगर्स हैं उनमें कुछ बदलाव होता है, जैसे कई बार मजदूरों की जो रेखाएं हैं हाथों की वो थोड़ी सी कई बार वीक पड़ जाती है या बहुत सारे कारण होते हैं। तो वो जब आप ऑथेंटिकेशन के लिए जाओगे वहाँ पर तो आप देखोगे कि वो मैच नहीं प्रॉपर करता है, तो इसीलिए आपकी जो फिंगर है उनमें से एक फिंगर ऐसी रखी जाती है जिसको बेस्ट फिंगर की तरह यूज़ कर सकते हो, डेटा मैच कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान है और बहुत जरूरी भी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं ये भी यहाँ पर सही है। डेमो ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है, ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि आपका एक सिंपल तरीके से आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर, ठीक है, आधार नंबर, कुछ एक डेटा ऐसा होगा जिसके आधार पर ऑथेंटिकेट करते हैं। तो आप जैसे बहुत सारे लोगों में अभी पता है मुझे इस बात का कि बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि प्रैक्टिकली कैसे होता है। तो आप इसमें मैंने एक स्लाइड लगाई हुई है सॉल्यूशन के बाद में, आप देखोगे उसमें डेमो ऑथेंटिकेशन होगा, वो जो किसानों को 2,000 रुपये भेजी जाती है सम्मान निधि में उसी तरह का कुछ पिक्चर का आप देख लीजिए तो उसमें स्लाइड है। बस सिंपल से मैंने जो बताया कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ठीक है ये आपके लिए आसान है, इसको भी आप इंक्लूड करेंगे।
ऑथेंटिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आधार जब भी आपकी जो सर्विसेज होती है, जैसे आप कहीं पर अपना क्रेडिट कार्ड नंबर स्टोर करते हो, तो होता है ना कि वो ऐसा मान लो आपने क्रेडिट कार्ड स्टोर कर दिया किसी वेबसाइट में, मान लो आपने यहाँ से कुछ सामान खरीदा, उसने कहा कि फ्यूचर में हम आपके इस क्रेडिट कार्ड से हर मंथ को इतना पैसा लेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, एक आपका जो रियल वहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर है, उसके लास्ट के 4 डिजिट के अलावा बाकी देखना ऐसे एक्सेस बना होता है। वो क्यों बना होता है, ताकि वहाँ पर कुछ एक वर्चुअल नंबर का मतलब जो रियल में नंबर है उसके अलावा वहाँ पर डेटा हम स्टोर सकते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है, मान लो जिस कंपनी से आपने सामान खरीदा था, उस कंपनी से आपका डेटा अगर रियल में स्टोर हो गया और मान लो उस कंपनी को किसी ने हैक कर लिया, तो आपका डेटा भी तो एक तरह से अब किसी हैकर्स के पास चला जाएगा। तो फ्यूचर में पता नहीं किस टाइम ये चीज़ हो जाए, तो आपका एक जो पेमेंट है किसी के क्रेडिट कार्ड में बहुत पैसा हो सकता है, डेबिट कार्ड में, तो बैंक अकाउंट का सारा डिटेल्स भी उनके पास पहुँच सकता है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर रहती है कि आपका जो रियल डेटा है उसकी तरह न जाकर कर सकते हो, कुछ टोकन की तरह आपके पास डेटा हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, और साथ में आधार से भी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, आपको AEPS जो आधार इनेबल पेमेंट सर्विस है उसमें रखा जाता है ना। इसका मेनली यूज़ क्या किया जाता है कि आपसे जुड़े हुए इस तरह के जो इकोनॉमिक ट्रांसफर यानी कि पैसे का एक जगह से दूसरी जगह पे भुगतान करने के लिए ये सिस्टम यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर ये सिस्टम क्या होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको OTP या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेसिक बेसिक चीज़ों से आप पैसे का ट्रांसफर कर सकते हैं। माइक्रो ATM वगैरह किसी को ट्रांसफर कराने का तरीका होता है आधार से भुगतान कराना। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होता है, ऑल फाइव सभी 5 यहाँ पर आपके सही ऑप्शन है, तो कोई भी ऐसा नहीं है। अच्छा, ये इसलिए था क्योंकि जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस सिस्टम है इसके तहत देखा गया कि फ्रॉड बहुत हो रहा था, मतलब जो लोग इस तरह से पैसा ट्रांसफर कर रहे थे तो उन लोगों के अकाउंट में काफ़ी फ्रॉड देखा गया। तो इसलिए ये न्यूज़ में था लगातार कि क्या ये सब सही तरीके से हेल्प कर पा रहा है, अदरवाइज ये खुद ही एक चैलेंज बना जा रहा है। इसको लेकर अलग अलग तरह से देखा था, जिससे दहलीज में काफ़ी बार अलग अलग टाइप के आपका सिचुएशन रिपोर्ट में रखा भी है, इसलिए ये न्यूज़ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है आपको कुछ प्रूफ के लिए मैं पीछे डेटा दे भी रखा है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने आज लास्ट में कुछ ये आधार इनेबल्ड के लिए है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रखा हुआ है 2024 में इसको न्यूज़ दी, 2023 में कुछ डेटा दिया, तो इस तरह से मैंने कुछ दिया है। ये इसलिए न्यूज़ पे लगातार है, तो आपको हेल्प करेगा कि जो करंट अफेयर में ये काफ़ी हेल्प मिल सकता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्मॉल सेविंग स्कीम्स इन इंडिया, भारत में लघु बचत योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। पहला है पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF सुकन्या समृद्धि योजना एंड द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSCR कैटेगराइज्ड एज स्मॉल सेविंग स्कीम। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक भविष्य निधि PPF सुकन्या समृद्धि योजना और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र को लघु बचत योजनाओं के रूप में व्यवस्थित किया जाती है। जनरली स्मॉल सेविंग स्कीम्स रेट्स आर लिंक्ड टू द yield on benchmark गवर्नमेंट बॉन्ड। आमतौर पर लघु बचत योजनाओं की दरें बेंचमार्क सरकारी बॉन्डों पर प्रस्तावना से जुड़ी हैं। आपको इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एक, दो या दो, 1 और 2 या इनमें से कोई सा। चलिए, तो आप इसको जरा देखिए, मैं आपको फिर टाइम दे देता हूँ जिससे कि आपको स्टार्ट हो। तो 40 सेकंड का टाइम है, चलिए टाइम आपका स्टार्ट होता है इसका। ठीक है, तो ये कथन इनमें से कौन सा सही है। आप सबको पता है कि PPF सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सारे स्मॉल सेविंग स्कीम इसमें 7 से 8% के आसपास लगभग 7 से 8% यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको, यानी आपको सेविंग पर इसमें इंटरेस्ट मिलता है। ज़्यादातर इसमें जो लोग पैसा जमा करते हैं
जिनको मालूम होता है कि जो गवर्नमेंट की अन्य व्यवस्थाएं हैं जैसे एफडीआर कहते हैं, वहाँ पर बहुत ही कम इंटरेस्ट वगैरह होता है, उसकी तुलना में इसमें एक फिक्स अमाउंट मिलता है और इसके कुछ प्रावधान होते हैं कि आप इस टाइम पे पैसा किस इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से नहीं यूज कर सकते हो जैसा कि आप बैंक में डाला और आप डिस्काउंट कर सकते हो, कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बट इसका फायदा ये होता है कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलता है, कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। दूसरा दिया है कि आमतौर पर लघु बचत योजनाओं की दरें बेंचमार्क सरकारी बांडों पर प्राप्तियों से जुड़ी होती है, यानी जनरली द स्मॉल सेविंग स्कीम रेट आर लिंक्ड टू द यील्ड ऑन द बेंचमार्क। एकदम सही बात है, ये भी ऐसा ही होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो महंगाई वगैरह है, जैसे आपने मान लो एफडी में पैसा आपने जमा किया, तो 5% 4% आपको पैसा मिलता है, लेकिन महंगाई खुद ही यानी कि इन्फ्लेशन जो होता है वो 7 के आसपास अगर है या 6 के आसपास है, तो पैसे का कोई फायदा नहीं हुआ अपने जीवन में, है ना? तो एक तो ये नुकसान होता है, तो जनरली लोग इसमें कर देते हैं, लेकिन अब इसमें भी क्या होती है, नुकसान ही होता है। आप खुद सोचो ना कि अगर आपको 7 to 8% का मान लो प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो जितना आपका यहाँ पर इन्फ्लेशन है वो इसको कवर कर देगा। तो एट द एंड ये जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट रखते हैं उनको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि पैसे का मूल्य तो गिरता रहता है, बट तब भी कह सकते हैं स्मॉल सेविंग से गवर्नमेंट इसको बचाने के लिए कई बार इस तरह से इसमें कह सकते हो जो बेंचमार्क सरकारी बॉन्डों पर प्राप्तियों से जोड़ देते हैं, ताकि कहीं ना कहीं जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये बोथ 1 and 2 आप करेक्ट, दोनों यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सी विल बी द, ठीक है, चलिए मूव कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा हाँ, ये मैं इसलिए क्वेश्चन रख रहा हूँ कि ये ज़्यादातर क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, अगर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो गवर्नमेंट की स्कीम है या वो स्कीम जिनको सरकार लगातार हाईलाइट कर रही है, जैसे पीपीएफ है या सुकन्या समृद्धि योजना है, इन सारी चीज़ों पर लगातार चाहे आप बात करो तो कभी कभी सेंटर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार सरकार कुछ ऐसी बातें रखती है जिससे कि आम चर्चा की होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कह सकते हो पैसा अपने फंड्स पे जाता है, तो इनसे जुड़ी हुई न्यूज़ हमेशा चर्चा पे कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है। जिस कारण से आप जब भी इस तरह के कुछ इकोनॉमिक कर सकते हो, चाहे व्यवस्था में, जैसे कि आप उसकी भी बात कर सकते हैं जो पोस्ट ऑफिस में आप इस समय सेविंग स्कीम वगैरह चलती हैं, उनके भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन वगैरह आए तो आप इनको करेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अबाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। It is an independent body responsible for analyzing the information related to the suspect financial transaction to the enforcement agency and the foreign society. यह स्वतंत्र निकाय है जो प्रवर्तन एजेंसियों विदेशी इकाइयों को संदिग्ध वित्तीय लेन देन से संबंधित जानकारी का विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इट रिपोर्ट डायरेक्टली टू द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस हेडेड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर। यह केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद को सीधे विश्लेषण करता है। तो आपको इसमें से बताना है करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, आई थिंक इसके लिए 30 सेकंड लगेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन का नेचर है वो देखकर समझ में आ रहा है कि इसमें आपको समय नहीं लगेगा, या तो आपको आता होगा या तो नहीं आता होगा। थोड़ा सा अगर आप अपना आईक्यू यूज करोगे तो 30 सेकंड आपके लिए लगता है। चलिए टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, बात करते हैं। सबसे पहली बात इसमें है कि इंडिपेंडेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एकदम सही रहता है। जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इसका काम ही यही है कि जो संदिग्ध वित्तीय लेन देन है उसके बारे में एक तरह से जांच करे और उसके बारे में सूचित करे। सूचित किसको करना होता है, यहाँ पे गलत हो गया, ये गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली नहीं होती है, तो वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो बॉडी होती है उसको ये लोग सूचित करते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसके कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, कई बार इसके क्वेश्चन बने भी हैं, पास में भी आप देखेंगे, और ये लगातार न्यूज पे था, इसलिए इसका यहाँ पर करंट अफेयर पर रखना इम्पोर्टेंट था। इसके लिए मैं आपको जरा न्यूज दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन था
आप देख सकते हो जनवरी में भी इस पे बात आई थी, मार्च 2025 में भी आई है कि वाई दिस आई इंडिया एक्ट अगेंस्ट वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर। दूसरा ये था कॉल बेस वाला। तो ये न्यूज़ पे था। तो जनरली आपको मालूम है कि यूपीएससी इस तरह की एजेंसियों के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है जो कि न्यूज़ पे रहे हैं। ठीक है, सीधा हिंदी पे मैंने देखा और भी जगह पे ऐसे नहीं हो रहा है। बट ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपको परीक्षा में ये पता चले कि हमारे पास कुछ एविडेंस है कि जो हम पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आपने वो करंट अफेयर किया अपने एग्जाम के लिए जो रिसेंटली न्यूज़ पे रहे हैं। ठीक है, तो आपको इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। ट्राई करूँगा कि मैं जो करंट अफेयर लेके आऊँ वो आपको इनफ हो एमसीक्यू फॉर्म में। बाकी मैंने आपको जैसा बोला है कि मैं पूरा आपको 100 नोट्स में दूंगा जो लगभग 1.5 साल का होगा, जो आप रिविजन 365 से भी कम पेजेस में होगा। मैं ट्राई करूँगा कि कम शब्दों में आप चीज़ों को रिवाइज कर सकें। ठीक है, बाकी आप अलग अलग सोर्स से पढ़ रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेरे से बन सकता है मैं अपनी बात करूँ। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS is the national standard body working under the aegis of भारतीय मानक ब्यूरो BIS राष्ट्रीय मानक निकाय है जो निम्नलिखित के तहत हमने सहायता करती है। पहला मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। उपभोक्ता मामले, स्वास्थ्य वाणिज्य एवं उद्योग, स्वास्थ्य परिवार। बहुत आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बता दीजिए। लेकिन इसमें बच्चे गलत करते हैं, मैं बताऊंगा क्या गलत करते हैं, कहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को। चलिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ज़्यादा इसके मतलब आप कह सकते हो बहुत ही टेक्निकल कोई एस्पेक्ट नहीं है, सीधी सीधी बात पूछी गई तो आपको। ठीक है, बच्चों ने कर लिया होगा जिनको जो भी आंसर करना है। इसका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। कन्फ्यूजन होता है बच्चे को कई बार कि या बच्चे को कई बार ये एक्चुअली मानक बीवी की बात कर रही है तो कॉमर्स मिस्ट्री में भी समझ जाते हैं, तो स्वास्थ्य में भी पढ़ जाते हैं। बट ये थोड़ा सा समझना होगा कि उपभोक्ता मामले जो है उनके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत सारी डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं प्रीवियस निकालिएगा तो 2015, 2016 है ना, और इससे लेकर 2019 में के आसपास भी आप देखोगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते थे। अब फिलहाल कई बार पिछले 3-4 सालों से अब तक ऐसे क्वेश्चन कम आते रहते हैं। लेकिन यार बात वही कि यूपीएससी आपको किस सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि इसका पैटर्न ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। 2023 का पेपर आप उठाइए, 2024 का उठाइए, काफ़ी पैटर्न में आपको बदलाव दिख जाएगा। 2023 के बाद 2021 के पहले 2022 उठाइए, तो उसके भी कुछ देखोगे कुछ एलिमिनेशन होते हैं। 23 में एलिमिनेशन इन्होंने लगभग खत्म करके एक नए तरीके से क्वेश्चन लाए, 24 में फिर कुछ एलिमिनेशन लाए, कुछ नए तरीके लाए। तो यूपीएससी सरप्राइज करता है, ऐसा नहीं कि इसमें सिंगल ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, कंफ्यूजन की वजह से मल्टीपल भी आते हैं, मोर देन वन भी होते हैं, सिंगल भी होते हैं। तो जो नेचर होता है उनके आधार पर हमने क्वेश्चन ट्राई करना बनाने का। ज़्यादातर जो आपकी इस तरह की बॉडीज हैं जो काम कर रही होती हैं, भारत सरकार या कैसे अंतर्राष्ट्रीय मामले में जो इंडिया से रिलेटेड किस तरह से होते हैं, तो BIS से जुड़ा हुआ मामला है आपके सामने। ठीक है, तो इनके जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं, तो हम कई बार क्या करते हैं इनको ओवर कर देते हैं, कन्फ्यूजन से हमसे गलत बोलते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन की काफ़ी जरूरी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Which of the following best describe the main objective of the seed village center? निम्नलिखित में कौन सा बीज ग्राम केंद्र के मुख्य उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ये यूपीएससी सीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, सीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको समझ के चलिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन आया है, जब इसके आप ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। जैसे हम पढ़ते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है सीड विलेज सेंटर का। ठीक है, encouraging the farmers to use their on farm seed and discouraging them to buy the seeds of farmers। किसानों को अपनी शहरों के कृषि बीजों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा दूसरों से बीज खरीदने के लिए हतोत्साहित करना। दूसरा ऑप्शन है involving the farmers for training in the quality seed production and thereby to make available quality seeds to others at the appropriate time and the appropriate price। गुणवत्तापूर्ण बीजों के प्रशिक्षण में किसानों को शामिल करना, उचित समय किफायती लागत पर बीज उपलब्ध कराना। तीसरा है हम एक मार्केटिंग सम विलेज एक्सक्लूसिव ऑर्डर प्रोडक्शन ऑफ सल्फेट, कुछ गांवों को विशेष रूप से प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए करना। चौथा आइडेंटिफाइंग द एंटरप्रेन्योर्स इन द विलेज एंड प्रोवाइडिंग देम टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस टू सेट अप बीज कंपनी, गांवों में बिल्लियों की पहचान करना, बीज कंपनियों स्थापित करने के लिए प्रोसीजर की ओर आगे बढ़ना।
ग्राम केंद्र क्या हो सकता है आपको किसी का? चलिए मैं आपको इसमें भी ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि आप एक बार रीड करिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करिए। चलिए देखते क्या है। देखो पहला जो ऑप्शन है वो तो सीधा सीधा गलत होगा। क्या हतोत्साहित क्या मतलब होता है? आप करिए ठीक, ये तो बड़ा निगेटिव है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो साफ साफ गलत हो गया है इस करेक्ट करने का। उसके बाद इन्वॉल्विंग द फॉर्म ऑफ फॉर द ट्रेनिंग द क्वालिटी सीट प्रोडक्शन देयरबाई मेक अवेलेबल क्वालिटी सीट टू अदर साइड दैट टू क्रिएट टाइम एंड प्रोजेक्ट। अब मेकिंग सम बिलीव फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड। देखो अगर देखा जाए जैसे कुछ गाँव कह रहे हैं तो ये कुछ गाँव की बात क्यों यहाँ पे रहेगी? कैसे तय किया जाएगा कौन से गाँव में? इतने सारे गाँव हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे बीजों का उत्पादन, क्योंकि यहाँ पर 20 ग्राम केंद्र का गाँव में उद्यमियों से भी कोई लेना देना नहीं है। उद्यमियों से कोई 20 ग्राम केंद्र की जरूरत नहीं है, इसके लिए सरकार पैसा देगी। और बहुत सारी सी अलग अलग फसलें हैं जिनके लिए बोलेगी कि हम पैसा दे रहे हैं, आप करिए। और आप उसको फिर सेल आउट करिए, उसके बाद प्रॉफिट लीजिए, आप सकते या नहीं। सही अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो खुद आपको पढ़ने से समझ में आता है कि इन्वॉल्विंग द फार्मर्स फॉर ट्रेनिंग क्वालिटी फिश प्रोडक्शन एंड देयर बाई मेक अवेलेबल क्वालिटी फिश टू अदर सेक्टर। ठीक है। 20 ग्राम केले का मतलब क्या है? बीजों से जुड़ा हुआ मामला है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, इसका जो सही ऑप्शन है कि पहली बात तो कि गुणवत्तापूर्ण बीज का प्रशिक्षण, जैसे आप गेहूँ चावल कुछ भी आप यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पर कई बार वो जो आपको मिलते हैं गेहूँ, वो दोबारा नई फसलों में यूज नहीं होते। आप देखो बाहर से जाकर मार्केट में खेत चलाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीज उस तरह से होते ही नहीं है कि जिनको आप कह सकते हो थोड़ी थोड़ी फैसिलिटी हो सकती होती है और अच्छी पैदावार होगी। तो अब ये भी एक तरह से सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा झंझट का काम है कि पूरे देश भर में बीजों को पहले एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फिर अलग अलग रीजन पे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, पहले तो उनको केंद्रों में रखना, वहाँ से जाकर फॉर्मेट लेके आते हैं। तो सरकार सोचेगी कि क्यों ना हम उसी रीजन पे या उन्हीं क्षेत्रों पे खुद तरह की ट्रेनिंग दें और उनको बताएं कि कैसे इन चीज़ों को हम खुद यहाँ पर अपने पास संरक्षित कर सकते हैं, जरूरत पर यूज कर सकते हैं और दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव ठीक लग रहा है, इसका जो सही आंसर वो भी दी है। तो ये यूपीएससी के उत्तर हो जाएगा डी आंसर इसका। अबाउट द इंडेक्स ऑफ ट्रेड फॉर इंडस्ट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट रेट। ये भी सीएससी में है वो क्वेश्चन है, यूपीएससी सीएससी में है वो क्वेश्चन है, बताइए इसमें से कौन सा? 8 के उद्योग आप सबको पता है। इनकी बात कर रही है, इनमें से जो कोर इंडस्ट्री की बात कर रही है, 8 कोर इंडस्ट्री आप सबको पता है, इनमें से हाईएस्ट वेट किसका होता है? तो सबका देखा कितना वेट दिया होता है, ठीक है, तो वो चीज़ होती है, मतलब वेटेज जो होता है, जिसका आंसर वेटेज, किसका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है? तो क्या वो पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है, किसका हो सकता है? अगर आप बताइए। या तो फैक्चुअल है, जिसमें कोई बच्चा कहे कि सर मैं लॉजिक से बता दूंगा, तो आप कभी नहीं कर सकते। जो आए हुआ यूपीएससी में क्वेश्चन है, तो मतलब वो आपसे डायरेक्ट समझना चाहते हैं, क्योंकि कोर सेक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता है इसमें, ठीक है, वो प्रोडक्शन में कोर सेक्टर का एक अलग वेटेज होता है और इसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होता है? इसी जैसे ऐसा क्यों क्लियर होगा जिनको पता होगा। अगर आप कह रहे हैं सर वो ये कोर इंडस्ट्रीज भी नहीं मालूम है, यूपीएससी की तैयारी आप भी छोड़ दीजिए कि आपको कुछ पता नहीं है। अगर कि इतने समय से, तो पिछले 1.5 सालों से, 1 सालों से आप तैयारी कर रहे हो, आपको कोर्स का भी नहीं पता है, तो आप सोचिए कि आप फिर कैसे काम कर पाओगे। मतलब थोड़ा चिंता की बात है। अगर पता तो भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, चलिए आप दोबारा देख लीजिए। आपने कभी सोचा ही नहीं है, न्यूज में आता था कोर इंडस्ट्री में इस तरह से डेवलपमेंट की बोला गया, इलेक्ट्रिसिटी का इतने परसेंट गिर गई, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन या सीमेंट प्रोडक्शन। तो आपको अगर इन चीज़ों से कोई लेना ही देना नहीं रहा, तो ऑब्जर्वेशन काफी चैलेंजिंग सिचुएशन में देखने को मिल रहा है। तो मैं बता देता हूँ सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या ऑप्शन है, जब पता होगा तो मैं 28% के आसपास होता है, सबसे कम सीमेंट होता है, 30 के आसपास होता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है।
मूव करते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिया इज द फिफ्थ रैंक प्रोड्यूसर आयरन कोर इन द वर्ल्ड। भारत विश्व में लौह अयस्क उत्पादन के मामले में 5वें स्थान पर है। आप सबको पता है कि आयरन ओर भारत में काफी ज्यादा है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। भारत चीन के बाद दुनिया में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में पता होता है, नहीं पता है तो आपको बताइए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। कारण क्या होता है कि पूछे भी जाते हैं, कारण से पूछे जाते हैं कि ये सारे जो कोर्स मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्टील की जरूरत पड़ती है, या कह सकते हैं आप आयरन और भी बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के विकास के लिए, भारत एक्सपोर्ट के लिए, दुनिया में इसकी काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं नीड भी रहती है। तो ऐसे आपको इंडस्ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। भारत यहाँ पर एक डोमिनेंट कह सकते हो रोल अदा भी करता है। ठीक है, तो आपको इंडिया से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो थोड़ा बहुत एक आपको याद भी रखना है। अब आप सीखते रहते हो तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कैसे तैयारी कैसे करते हो, आपको खुद समझना है। बट डेटा इंपॉर्टेंट हर चीज़ समझने के बाद भी आपको डेटा कैसे हो जाता है, आपको एग्जाम में तो डायरेक्ट डेटा ही बताना है। चीज़ें समझ में आती है स्टार्टिंग तो वेरी यूपीएससी या अदर जो एग्जाम होते हैं इस तरह के एग्जाम करते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ होती है सब। चलिए अब आपने आंसर बता दिया है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखो पहला तो गलत हो जाएगा, फोर करेक्ट। जब देखा जाए रिसेंटली तो आपको आप देख सकते हैं एबीसी है सर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, बिल्कुल नंबर 3 यहाँ पर फोर्थ है, मतलब इंडिया सेकंड वन इंडिया सेकंड सही है। चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पर स्टील को कर सकते हैं उत्पादक है। एबीसी करके ये थोड़ा सा आप मेरे बताने के बाद जो इसमें पीडीएफ दूंगा उस पेपर को कर लेंगे तो इस रूल्स की आपको याद रहेगी। अगर एक बार आप एमसीक्यू के साथ याद रखोगे तो लॉन्ग टर्म भी याद रखोगे। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जीआई टैग। आप सबको पता है यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं जीआई टैग से पिछले 10 सालों में। तो संभावना होती है कि जीआई टैग में क्वेश्चन आ सकता है। अब देखो बात ये है जीआई टैग अलग अलग राज्यों की बहुत सारी चीज़ों को मिलते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ज़्यादा फेमस हो सकती हैं या आपको शायद पढ़ ही नहीं सकते, याद नहीं सकते। सारी जीआई टैग के लिए पॉसिबल होते हैं, बट ठीक है अब जो पॉसिबल होते हैं देख लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो आप क्वेश्चन आपके पास एलिमिनेशन के लिए आता है तो आपको एक भी याद होता है तो आप सभी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। तो पहला आदि स्पीशीज उड़ीसा, काला यूरिया चावल हिमाचल प्रदेश, अनार दाना। इनमें से कितने करेक्ट लिखे? ये तो ऐसी चीज़ है जो आपको याद ही होगी तो बन जाएगा। इनके साथ पोजिशन का फर्क इनमें से कोई अगर आपने सुना है तो प्रॉब्लम ये भी आ सकती है क्योंकि एलिमिनेशन में है। ये 2023 के पैटर्न क्वेश्चन ये आपको दिया है। यूपीएससी की 2023 का पैटर्न ये किसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपकी एलिमिनेशन के लिए थोड़े से डिफिकल्ट है। एलिमिनेशन यहाँ पर आपको अप्लाई करने में सीधा सीधा दिखना है। चलिए इसके अंदर हम बता दे रहे हैं डी ऑप्शन है इसका। अब देख लीजिए इसमें से कोई नहीं आप कर सकते हो सकते कि जो अरुणाचल प्रदेश समूह है ठीक वहाँ पर आदि जैसे अदरक जैसे ठीक। वेस्ट बंगाल में काला नुनिया राइस है, जम्मू कश्मीर में या फिर तीनों यहाँ पर मैच नहीं कर रहे इसलिए यहाँ पर नन ऑफ दीज है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें क्या दिक्कत है याद करने के लिए पीपीटी लगा के आता है। अबाउट द गिनी कोफिशिएंट स्पेशली ये कौन सा क्वेश्चन है डायरेक्ट आप कर सकते हो। वो आपका इसके पहले इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी दोनों से भी आप कर सकते क्वेश्चन है। अबाउट द गिनी कोफिशिएंट ऑफ विच स्पेशलिस्ट अचीवर। गिनी गुणांक के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला क्या है गिनी कोफिशिएंट ऑफ जीरो परफेक्ट इनकम इक्वालिटी। जीरो का गिनी गुणांक पूर्ण असमानता ऐसा भी होता है। गिनी कोफिशिएंट इज द मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। गिनी गुणांक आर्थिक विकास का एक माप है। गिनी कोफिशिएंट ऑफ 1 सिग्निफाइज परफेक्ट इनकम इक्वालिटी। और
Gini coefficient is only applicable to developed. तो देखो डी जाओगे तो एकदम देख के गलत लग रहा है। Gini जो ध्यान से विकसित देशों के सिर्फ कैसे लागू हो सकता है, सटीक की बात है, तो ये तो ऐसे ही था। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको यूपीएससी में भी, आपने कह रहे ये तो एकदम अजीब सा लग रहा है। अब थोड़ा सा आपको समझना होगा कि गिनी कोएफिशिएंट कभी आपने डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ नहीं देखा। ये इनइक्वालिटी जो होता है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बहुत ही फेमस भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। अब आपको यहाँ पर फैक्ट पे आ गया कि जीरो परफेक्ट इनकम इक्वालिटी है या वन यहाँ पर परफेक्ट इनकम इक्वालिटी है। तो ये थोड़ा सा एलिमिनेशन में मैंने आपको इसलिए दिखाया कि कई बार आप सेल्फ में भी जा सकते हो, ये आपको पता होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ से इसका लेना देना नहीं होता है। आप वहाँ जीडीपी वगैरह करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी नहीं सकते हैं। और ये तो सिर्फ डेवलपिंग देश के लिए नहीं होगा, इसको माना ही कहा जाता है। कोई इकोनॉमी पढ़ेगा ही नहीं। इकोनॉमी तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है जहाँ रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर पा रहे, आपको डेवलपिंग देश। तो इसलिए इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ये बता दे रहा हूँ, स्टैटिकल मेजर है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है, देशों के बीच में। एक मेजर डिस्कशन टर्म्स आर बताता है कि एक देश को या एक देश में पॉपुलेशन की वजह से कुछ पॉपुलेशन के पास क्यों पैसा है, किसके पास नहीं है, तो एक तरह से वो कैलकुलेशन बताता है कि कितने लोगों के पास है या कितने लोगों के पास नहीं है। ठीक है, जीरो इसमें परफेक्ट इक्वालिटी होती है, वन इनइक्वालिटी होती है। वन मतलब इनइक्वालिटी, जीरो मतलब इक्वालिटी। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ये हाई इनइक्वालिटी कब माना जाता है, 0.4। यानी किसी भी देश में अगर 0.4 से ज़्यादा, 0.4 से ज़्यादा अगर गिनी कोएफिशिएंट है तो माना जाएगा कि इनइक्वालिटी उस देश में नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी कि ऑप्शन चेक करके इसमें ध्यान दे सकते हो कि कैसे इसमें एलिमिनेट कर सकते हो। मतलब आप प्रोबेबिलिटी अगर दो ऑप्शन में जाओगे तो आपके पास चांसेस होते हैं कि अगर आप मान लो वहाँ पर तुक्का भी लगाते हो, तो लगाना नहीं चाहिए। बट इन केस आपको लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा रेशनल होकर आप जाओगे, तार्किक होकर जाओगे, तो संभावना ज़्यादा होती है कि हो सकता है आप जिस क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो इसका आंसर वहाँ पर आप चलिए उम्मीद करते हैं। ये आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में आएगा। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ के शेप द रिकवरी इन इकोनॉमी विच स्टेटमेंट ऑफ के शेप इकोनॉमी, आपने वर्ड अभी सुना होगा, अभी नहीं सुना होगा, पास में सुना होगा। देखिए क्या ऑप्शन है। के शेप recovery refer to an economic rebound where all sectors experience the same level of growth and growth। यानी के आकार की रिकवरी से तात्पर्य एक आर्थिक उछाल से है जहाँ सभी क्षेत्र एक साथ समान स्तर की वृद्धि का अनुभव करते हैं। लॉजिकली समझना, आप खुद ही दिमाग अपना चलाना, के शेप का कहाँ पे मतलब दिख रहा है। इन केस ऑफ रिकवरी सम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी रिबाउंड स्ट्रांगली while other sector continues to decline or recover at slower। ये आकार की रिकवरी में अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र मजबूती से उभरते हैं जबकि अन्य में गिरावट जारी रहती है या धीमी गति से सुधार होता है। तीसरा क्या है, ये सेफ रिकवरी मॉडल सजेस्ट लीनियर एंड यूनिफॉर्म रिकवरी पैटर्न। यूनिफॉर्मली कह रहे हैं कि वो रिकवरी पैटर्न होगा। के सेफ रिकवरी रेवेन्यू अप्लाइज टू द इंडिविजुअल इनकम लेवल इंडिकेटिंग इक्वल ग्रोथ फॉर। ठीक है, तो आप इसमें से बताइए क्या करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप दिमाग लगाइए कि ये कहाँ बनता है, कौन सा ऑप्शन से के बनता हुआ दिख रहा है। इसकी थोड़ी सी कहानी जो आपको बताएंगे, इसका यूज हुआ कहाँ पे इम्पोर्टेंट था, आपके लिए पॉइंट हो जाएगा। बस अभी आप बताइए। चलिए, दिमाग लगाइए थोड़ा, देखिए कहीं आपको कैसे 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 बनता है, इससे पहले बना के देखिए कैसे ये बनता है।
इसका जो सही आंसर है वो देखो बी है। बी इज द राइट आंसर। देख लो के साइज कैसे होती है, पहले समझा देता हूँ। ये देखो आपको के दिख रहा होगा। अब इसको कैसे, ये के इसलिए दिख रहा है कि ये में मतलब फ्लैश कर ली, ये पूरा दिख जाएगा। देखो बिजनेस साइकिल अपनी पीक में थी, ये पोस्ट कोविड की बात थी। कोरोना के बाद हमें यहाँ पर आराम से बिजनेस चल रहा है। कोरोना आया एकदम से, कुछ सेक्टर नहीं, सारे सेक्टर नीचे गिरे। फिर कोरोना चला गया, कुछ सेक्टर तेजी के साथ देखो ऐसे बढ़ने लगे। कुछ सेक्टर आपने देखा होगा बहुत तेजी से, और कुछ सेक्टर इसके बावजूद भी आपने देखा लैग कर रहा है। जैसे एमएसएमई सेक्टर नीचे गिर गया था बहुत तेजी। यानी कहने का मतलब है कि इनकी जो जीडीपी है रिकवरी के बाद भी अच्छी नहीं हुई। तो ये केस एक देखने में लग रहा है ना आपको, देखिए आप देखिए। हाँ, तो यानी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि तेजी से रिकवर कर गए, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि नहीं कर पाए और खराब हो गए या धीरे धीरे रिकवर कर पाए, इनकी तुलना में पीछे रह गए। यानी इस सेक्टर की तुलना में ये वाला सेक्टर आप देख सकते हैं पीछे रह गए। तो ये है, ये कोविड के बाद का था। ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी आया था केस को लेकर, यूपीएस एप्लीकेशन पूछ भी सकता है। तो ये आपका बी होगा। देखिए, इन केस विथ रिकवरी सम सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी रिबाउंड स्ट्रांगली व्हाइल अदर्स कंटिन्यूज टू डिक्लाइन और रिकवर स्लोवर पेस। के आकार की रिकवरी में अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्र मजबूती से बढ़ते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र में गिरावट जारी रहती है पूरी गति से। बी इज ठीक है। तो आज बेटा इतना ही हम लोग करते हैं सभी लोग, जो भी क्वेश्चन हमको पेज पे हमारे आज पहली क्लास है, तो थोड़ा सा हमने जो क्वेश्चन करते हुए हैं, लगभग हम ट्राई करेंगे कि कुछ अच्छे क्वेश्चन हर क्लास में कर रहे हैं। नंबर्स पे नहीं जा सकते, बट फिर भी थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो वीडियो जितनी देर का रहेगा 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी, आप उतनी देर में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट कर पाएंगे। देखो इकॉनमी में आप पिछले आप देखोगे अगर 1.5 साल में, तो सारा हम करंट अफेयर नहीं कर रहे हैं, हम इकॉनमी का ही करंट अफेयर कर रहे हैं। और ज़्यादातर मैं क्वेश्चन वो ट्राई कर रहा हूँ जो न्यूज़ में से। तो एमसीक्यू तो हम एक बार कर लेंगे कवर, उसके बाद मैं आपसे जो शॉर्ट शॉर्ट से दूंगा, चाहे वीडियो फॉर्म में, चाहे हिंदी की बात है चाहे इंग्लिश की, तो वो भी आप जब करोगे ना तो आपका बहुत ही आराम से कम टाइम में इकॉनमी अच्छे से हो जाएगा। और 12+ क्वेश्चन तो आते हैं इकॉनमी में, पिछले 2-3 सालों में देखें मैंने 12 से 14 क्वेश्चन रहते हैं। और उसमें से 70% क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। आप उठा के देख लीजिएगा तो 70% क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, अदरवाइज आपका बेस अच्छा नहीं होगा तो आपको टर्मिनोलॉजी लिखना है। तो मतलब आप थोड़ा सा पेपर इकॉनमी का ऐसा आता है कि अगर आपको सही से नहीं पता है, स्मॉल इंडियन फाइनेंशियल मार्केट भी नहीं पता है आपको सही से, तो क्या उसमें बात करता हूँ कि अगर यहाँ पर सेवी से जुड़ा हुआ या पीसीएम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, आपकी बेस अच्छा कर जाएगी। बट इस तरह का पेपर के साथ जब आप करोगे तो आपके क्वेश्चन होने के संभावना अच्छी होगी। थोड़ा सा इकॉनमी में आते हैं चैलेंजेस बच्चे के साथ कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और सही करके कैसे करेक्ट करें। ये मेरा प्रयास है कि आपके साथ यहाँ पर हम हेल्प कर पाएँ। ठीक है, चलिए इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। अब लेटेस्ट टिप्स की जरूर दूँगा। ये वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमारे पास कुछ बच्चे हो जाएंगे तो लाइव क्लास के लिए भी यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास शुरुआत में इतने बच्चे नहीं है तो लाइव क्लास के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन जहाँ हमारे पास कुछ बच्चे आ जाएंगे यहाँ पर, जरूर हम लाइव क्लास के लिए आगे जाएंगे। यानी हम रिकॉर्डिंग ट्राई करेंगे कि हम आपके साथ लाइव क्लास करें। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के ऊपर फ्री करेंगे जो पर्टिनेंट आईएएस के बच्चे हैं इसको हमारे साथ देख सकते हैं। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच। आज इतने रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो पे। बात करेंगे इकोनॉमी के आगे आने वाले। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।